With the name of Allah who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you will be fine and enjoying this online sport program. This is me, your teacher from the platform of CME. Okay class, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 17 एंड उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को देखा था। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, उसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड इश्यूज को देखा था, हम लोगों ने एलिमेंट्स देखे थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के, और हम लोगों ने देखा था स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड हम लोगों ने देखा था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी द बिग पिक्चर। वो क्या थी जिसमें मैंने आपको बताया था कोडिंग के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में, सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में, और टेस्टिंग को हम लोगों ने देखा था। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग, और उसके बाद हम लोग ने लास्ट में देखा था स्ट्रैटेजिक इश्यूज। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग चले जाएंगे पेज नंबर 456 पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 18 चैप्टर, हम लोगों ने 17 पे जाएंगे। ओके, ये हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, किस तरह से हम लोगों को टेस्टिंग करनी चाहिए, इफेक्टिव टेस्टिंग होनी चाहिए, हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, और टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया था और बताया था कि टेस्ट कौन कंडक्ट कराते हैं, मतलब डेवलपर्स कंडक्ट कराते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंडक्ट कराते हैं। ये हम लोगों ने देखा था प्रोसीजरल उसका, और ये ओके तो क्लास हम लोगों ने आज सीखना है कि व्हाट आर द टेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर, मींस क्या टेस्ट स्ट्रेटजीज हैं कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर के लिए, वो आज हम लोग देखेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिट टेस्टिंग को, इंटीग्रेशन टेस्टिंग को, मतलब डिफरेंट टाइप्स की उसके अंदर टेस्टिंग आ जाएंगी, स्मोक टेस्टिंग को देखेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग को देखेंगे, एंड उसमें मैं बताऊंगी कि यूनिट टेस्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, और स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, और यूनिट टेस्ट के लिए प्रोसीजर्स क्या यूज़ करते हैं हम लोग, और टेस्ट स्ट्रेटजीज क्या यूज़ करनी चाहिए, बॉटम ऑफ इंटीग्रेशन, आगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी टाइप्स हैं, बॉटम ऑफ इंटीग्रेशन लाइक। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग जो देखेंगे वो है टेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर। उसमें वो क्या बता रहा है कि मीन्स उसमें वो बात कर रहा है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। यहाँ पे वो कह रहा है कि देयर आर मेनी स्ट्रेटजीज, मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में वो बात कर रहा है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हो। एक वैसे जो यहाँ पे वो बता रहा है, दो टाइप की स्ट्रेटजीज बता रहा है। एक वो बात कर रहा है कि फुली कंस्ट्रक्टेड मीन्स कि आप जब एक दफ़ा सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हो, उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, तो एक स्ट्रेटजी ये है कि आप उसको आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन आप उसको टेस्ट करो, और एक स्ट्रेटजी ये है कि आप डेली बेसिस पे जो है उसको टेस्ट करो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो आप यूज़ करते हैं, कि आप आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसको जो है अप्लाई करते हैं टेस्टिंग स्ट्रेटजीज को, या फिर आप जो है डेली बेसिस पे हर चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई मॉड्यूल बनाया है, कोई कंपोनेंट बनाया है, तो आप उसको साथ के साथ जो है वो टेस्ट किए जा रहे हो। तो यहाँ पे उसने दो स्ट्रेटजीज के बारे में बताया। तो फुली जो कंस्ट्रक्टेड है, जैसे ये है कि जो हम लोग आफ्टर कंस्ट्रक्शन चूज़ करते हैं, मतलब आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एरर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एंड देन इसमें जो है जो डेली बेसिस पे है, जो डेली बेसिस पे इसमें क्या होता है कि ये इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव किस तरह से होती है कि इफेक्टिव इस तरह से होती है कि हम लोग डे बाय मतलब डेली बेसिस पे जब हम लोग एक चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा इस चीज़ में ये फ्ला आ रहा है, ये इसमें एरर आ रहा है, तो हम लोग साथ के साथ उसको सॉर्ट आउट करते जाते हैं, बजाय इसके कि आप आफ्टर कंस्ट्रक्शन जब एक चीज़ टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली अगर उसके अंदर ज़्यादा एरर्स होंगी तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर होंगी आपके लिए भी उनको सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप साथ के साथ उस चीज़ को सही मैनेज कर लेते हो तो आपके लिए बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं अकर होती। तो ये हैं दो स्ट्रेटजीज के जो
फर्स्ट वन वाली है उसमें आप एरर्स फाइंड आउट करने की ऑब्वियसली टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं इसलिए है ताकि हम लोग एरर्स को फाइंड आउट कर सकें, और जो डेली बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं वो एक इफेक्टिव होती है, लेकिन जो मैनी डेवलपर्स होते हैं वो हेजिटेशन फील करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। और इसमें वो बात कर रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में उसने 3 बातें की। एक तो बात की कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं जैसे फुल कंस्ट्रक्टेड और डेली बेसिस पे, एंड देन सेकंड वाले में वो बात कर रहा है कि यहाँ पे वो बताएगा कि इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ द टेस्टिंग। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ टेस्टिंग होती है, और हम लोग टेस्टिंग किस तरह से स्टार्ट करते हैं कि इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ टेस्टिंग होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग टेस्टिंग को जो है स्टार्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग हमारे पास होती है। पहले सबसे पहले हम लोग हर मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं एंड देन उसके बाद उसको आफ्टर डेट हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं टेस्टिंग की, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, मतलब ये 3 मेजर टाइप्स हैं। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि हर चीज़ को, हर मॉड्यूल को, हर कंपोनेंट को आप इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे होते हो। देन उसके बाद आ जाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली होता क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूनिट टेस्टिंग में इसका स्टेप्स क्या होते हैं कि और हम लोग क्यों कर रहे होते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है और हम लोग कब इसको कंसिडर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर देखेंगे। देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग हर 2 कंपोनेंट्स को कंबाइन करके इंटीग्रेट करते हैं एंड देन उसकी टेस्टिंग करते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि एज अ होल हम लोग किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी आपकी क्लास की। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट टेस्टिंग की तरफ। यूनिट टेस्टिंग बेसिकली किस चीज़ पे हमारा फोकस होता है, वेरिफिकेशन पे। इफ़ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू 2 टर्म्स, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। मैंने आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में बताया था कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन दीज आर 2 टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। वेरिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर होती है, और जो वैलिडेशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम होती है, कि मतलब जो बना रहे होते हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं कि उन्होंने सिस्टम को सही से बिल्ड किया या नहीं किया। और वेरिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेरिफिकेशन में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है अपना सिस्टम जो है, अपना सॉफ्टवेयर मतलब जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं उसका डिज़ाइन हम लोग चेक करते हैं, उसमें जो हम लोग एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं वो हम लोग कस्टमर के लिहाज से देख रहे होते हैं। और यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग हर यूनिट को इंडिविजुअली जो है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली हम लोग उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी मॉड्यूल है या कोई भी कंपोनेंट है या कुछ भी हम लोग उसको इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपकी क्लास में अगर 12 से 14 बच्चे हैं तो हम लोग हर बच्चे को इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे, तो वो क्या होगी, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हमारा मेजर फोकस किस चीज़ पे होता है, वेरिफिकेशन पे, और हम लोग हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। यूनिट मीन 1 होता है ना, तो हर कंपोनेंट को हम लोग इंडिविजुअली जो क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, क्वालिटी ओके। नेक्स्ट पे अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यूनिट टेस्ट, ये देखिए यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है टेस्ट केसेस है। दीज आर टेस्ट केसेस कि मतलब हर कंपोनेंट को हम लोग इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। एंड देन इसका ये क्या है, हमारे पास मॉड्यूल है, इंटरफेस है, इसमें हम लोग लोकल डाटा स्ट्रक्चर्स को इंडिविजुअली हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस को टेस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पाथ्स को टेस्ट कर रहे हैं, और एरर हैंडलिंग पाथ्स को, मतलब हर चीज़ को हम लोग इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बात क्या कर रहा है कि यूनिट टेस्ट का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम लोग क्यों कर रहे होते हैं, कि हम लोगों ने अनकवर करना होता है एरर्स को, डिफेक्ट्स को हम लोग उसको अनकवर करते हैं। एंड देन उसके बाद बता रहा है कि यूनिट टेस्ट का मेजर फोकस किस चीज़ पे होता है। हम लोग यूनिट टेस्टिंग में हमारा जो फोकस है वो किस चीज़ पे होता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो मेजर फोकस है ना वो बेसिकली किस पे होता है, हमारा प्रोग्रामिंग पे होता है। जब हम लोग यूनिट टेस्ट कर रहे होते हैं ना तो बेसिकली होता क्या है कि जो प्रोग्रामिंग जो लेवल है ना, प्रोग्रामिंग लेवल पे हम लोग हर चीज़ को इंडिविजुअली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग में जो है हम लोग हर चीज़ को इंडिविजुअली क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात करें, प्रोग्रामिंग की, इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि इंटरनल प्रोसेसिंग लॉजिक्स को हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, और जो बाउंड्रीज हैं कंपोनेंट्स की उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। बाउंड्री टेस्टिंग भी होती है, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि बाउंड्री टेस्टिंग क्या होती है।
तो ये थी हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। इसमें हम लोगों ने देखा कि यूनिट टेस्टिंग में होता क्या है कि हम लोग वेरिफिकेशन के लिहाज से देखते हैं और हम लोग हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे होते हैं, और इसमें जो हमारा मेजर फोकस अब किस पे होता है, प्रोग्रामिंग लेवल पे होता है। देन इसके बाद वो बात कर रहा है यूनिट टेस्ट कंसिडरेशंस की, कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। सबसे पहले वो बात कर रहा है कि यूनिट जो टेस्ट है वो हम लोग किस तरह से कर रहे होते हैं, हम लोग इसमें स्कीमेटिकली कर रहे होते हैं। ये तो इट्स मीन कि हम लोग इसमें हमारे पास क्या होती है कि एक प्रोसीजरल डायग्राम होती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोसीजरल डायग्राम। इसको हम लोग टेस्ट कर रहे थे, जैसे मैंने आपको ऊपर वो डायग्राम को एक्सप्लेन किया उस तरह से। देन वो बात कर रहे हैं कि इसमें हम लोग किस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं, किस चीज़ को हम लोग देख रहे होते हैं यूनिट टेस्ट में। ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किस चीज़ को हम लोग इंश्योर कर रहे होते हैं, हमारा जो मेजर फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है, कि हम लोग देखते हैं कि क्या हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली उसका इन एंड आउट जो है, मतलब इनपुट्स और आउटपुट्स को हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं इसमें, बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेरीली जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं डाटा को, उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, और जितने भी इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं थ्रू आउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग इंश्योर कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या सारी की जो सारी स्टेटमेंट्स हैं मॉड्यूल में, क्या वो एक दफ़ा एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। तो इसमें हम लोग ये चीज़ें जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं। एंड देन हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है एरर हैंडलिंग पाथ्स को टेस्ट करते हैं। ये देखिए एरर हैंडलिंग पाथ्स को हम लोग इसमें टेस्ट कर रहे होते हैं। तो यूनिट टेस्ट कंसिडरेशन में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग प्रोसीजरल डायग्राम की फॉर्म में इसको कैरी आउट करते हैं इस टेस्ट को। इसमें हम लोग ने चीज़ें जो इंश्योर करनी होती है वो हम लोग देखते हैं कि जो डाटा स्टोर्ड हो रहा है टेम्परेरीली, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट जो पाथ्स होते हैं थ्रू द कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स हैं मॉड्यूल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही हैं। और उसके बाद हम लोग जो है बाउंड्री कंडीशंस को जो है वो कहते हैं टेस्ट करते हैं। ओके, बाउंड्री कंडीशंस या बाउंड्री टेस्टिंग होती क्या है, जैसे हम लोग ने इसका ऊपर भी देखा बाउंड्री टेस्टिंग के टेस्टिंग को। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बाउंड्री टेस्टिंग होती क्या है। और यहाँ पे है ये बाउंड्री टेस्टिंग आपको एरर हैंडलिंग टेस्टिंग करने, इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया कि बाउंड्री टेस्टिंग यहाँ पे ये देखें, नेक्स्ट इधर आए तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री टेस्टिंग की। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, इस पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे एज सच जो है वो ये कह रहा है कि अगर हम लोग जब टेस्ट आउट कर रहे होते हैं, मतलब डाटा को, कि वो क्रॉस द मतलब कंपोनेंट इंटरफेस, जब हम लोग उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, अगर हमारी कोई भी टेस्टिंग जो है, कोई भी डाटा अगर ठीक से हम लोग एंटर कर रहे हैं और उसमें कोई एरर आ रहा है, कोई उसमें फ्लॉ आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि तमाम जो टेस्ट होते हैं ना, जितनी भी हम लोग जितनी भी टाइप की हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उन सबको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग ने उसको प्रॉपर्ली कैरी आउट किया या नहीं किया। देन वो सिलेक्टिव टेस्टिंग की बात कर रहा है कि सिलेक्टिव टेस्टिंग हमारे पास क्या है कि एक एसेंशियल टास्क है। ये देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो बात कर रहा है सिलेक्टिव टेस्टिंग की, कि सिलेक्टिव टेस्टिंग हमारे पास बेसिकली क्या है कि दिस इज एन एसेंशियल टास्क ड्यूरिंग द यूनिट टेस्ट। उसके बाद हमारे पास वो बात कर रहा है कि इसमें हम लोग क्यों करते हैं, ये क्यों करनी चाहिए। इसमें हम लोग बेसिकली, हमारा जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि ताकि हम लोग अनकवर कर सकें एरर्स को, और हम लोग जो है जो हमारे पास इनकरेक्ट कंपैरिजंस आ रहे हैं उनको देख सकें, या फिर जो इनप्रॉपर हमारे पास कंट्रोल फ्लो है उसको हम लोग इसमें देख रहे होते हैं। तो सिलेक्टिव टेस्टिंग बेसिकली इसमें होता क्या है कि दिस इज एन एसेंशियल टास्क ड्यूरिंग द यूनिट टेस्ट। इसमें हम लोग जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक तो हम लोग देखते हैं कि अनकवर करना होता है एरर्स को, और हम लोग देखते हैं इनकरेक्ट कंपैरिजंस को और इम्प्रॉपर कंट्रोल फ्लो को। अच्छा, यहाँ पे साथ में ही हमें एक एडवाइस दे रहा है कि हम लोग देख लेते हैं कि इसमें वो क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू डिजाइन यूनिट टेस्ट केसेस बिफोर यू डेवलप code for a component. It helps to ensure that you will develop code that will pass the test. तो ये एडवाइस आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसी यूनिट टेस्ट कंसिडरेशन में कि हम लोग कौन कौन से इसमें टेस्टिंग कर रहे होते हैं। एक तो हम लोग ने देखी सिलेक्टिव टेस्टिंग, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि बाउंड्री टेस्टिंग। बाउंड्री टेस्टिंग बेसिकली ये किस टाइप की ये टेस्टिंग जो है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये दिस इज अ प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग बिटवीन द एक्सट्रीम्स एंड्स आर बाउंड्रीज बिटवीन द पार्टीशंस ऑफ द इनपुट वैल्यूज। ये जो मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ ये आप लोग लिख लीजिएगा अपनी बुक पे।
क्योंकि पेपर में आपके पास डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है दैट व्हाट इज बाउंड्री टेस्टिंग, या हम लोग यूनिट टेस्ट में कौन कौन सी टेस्टिंग जो है वो कंसिडर करते हैं। तो आपने उसमें बताना है कि हम लोग सिलेक्टिव टेस्टिंग करते हैं, बाउंड्री टेस्टिंग करते हैं, और बाउंड्री टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, इस ये होती क्या है बेसिकली। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग बिटवीन द एक्सट्रीम एंड्स or boundaries between the partitions of the input values like and lower, upper, maximum, minimum, just outside the values are called boundary values and the testing is called boundary testing। मतलब हमें एक बाउंड्री दी जाती है कि आपने इस बाउंड्री में रह के आपने इस चीज़ को टेस्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अपर वैल्यूज़ की दी जाती है, मैक्सिमम वैल्यूज़ की दे दी जाती है, या मिनिमम वैल्यूज़ की दी जाती है। तो ये क्या है कि हमारे पास बाउंड्री टेस्टिंग है। देन इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे आ जाएं तो यहाँ पे वो बात कर रहा है, यहाँ पे वो सिर्फ एक आपको इस पैराग्राफ में जो हम लोग ने देखना है वो यहाँ पे बात कर रहा है एंटी बगिंग की बात करेगा, और उसमें बताएगा कि एंटी बगिंग बेसिकली होता क्या है। एंटी बगिंग होता है कि जब हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं प्रोसेस को, जब एरर जो है वो उसमें आ रहा होता है। मतलब एंटी बगिंग मीन्स कि जब भी कोई प्रोसेस रन हो रहा है और उसमें जो है एरर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कंप्यूटर एडी डिज़ाइन का, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, इसमें सच कुछ भी नहीं वो बता रहा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कुछ वो पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इन पॉइंट्स में वो क्या बात कर रहे हैं। He is saying that among the potential errors that should be tested when error handling is evaluated are, कि होना क्या चाहिए, एरर्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो अनइंटेलिजिबल होनी चाहिए। एरर्स को जो हम लोग नोट कर रहे हैं, एरर नोटेड डज नॉट correspond to the error encountered, or error conditions causes system interventions prior to the error handling, exception condition processing is incorrect, error description does not provide enough information to assess the location of the cause of the error। तो बेसिकली इसमें वो बात क्या कर रहा है कि वो पहले कह रहा है कि जो एरर डिस्क्रिप्शन है वो क्या होनी चाहिए, इंटेलिजिबल होनी चाहिए। एरर्स को जो हम लोगों ने प्रीवियसली नोट किए वो हमारे एरर्स जो हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं उसके साथ मैच नहीं करने चाहिए। तो उसमें ये 3 से 4 पॉइंट्स जो है उसने डिस्कस किए। देन उसके बाद वो बात कर रहा है यूनिट टेस्ट प्रोसीजर्स की, कि दैट व्हाट आर द यूनिट टेस्ट प्रोसीजर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस चीज़ को करने का ये प्रोसीजर है, इसके ये स्टेप्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट टेस्ट को जब हम लोग यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जब हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं, जब हम लोग किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके स्टेप्स क्या, उसमें हम लोग ने करना क्या होता है। तो सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है, यहाँ पे आ जाए तो द डिज़ाइन की बात कर रहा है, द डिज़ाइन ऑफ द यूनिट टेस्ट। ये इसके यहाँ पे बात कर रहा है कि हम लोग जो है यूनिट टेस्ट को या तो हम लोग कंडक्ट कराते हैं बिफोर कोडिंग और आफ्टर कोडिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि टेस्टिंग की भी अब हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। या आप जो है जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हो अपने सॉफ्टवेयर की तब आप उसको टेस्ट कर लो, या फिर आप जो है डेली बेसिस पे मतलब साथ के साथ हर चीज़ को टेस्ट करते जाओ। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आप बिफोर कोडिंग कर रहे हो या फिर आफ्टर कोडिंग जो है उसको टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हमारे पास यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ईच टेस्ट केस शुड बी कपल्ड विद अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, की मतलब जो भी हम लोग टेस्ट केस कर रहे हैं उसको हम लोग किसके साथ कंबाइन कर देते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ उसको हम लोग कंबाइन करते हैं। एंड देन उसके बाद वो बात कर रहा है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, स्टैंड अलोन प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि ड्राइवर्स की बात कर रहा है। ड्राइवर क्या होता है, मेन प्रोग्राम को ड्राइवर बोलते हैं। आर स्टब सॉफ्टवेयर हम लोग जो है मस्ट ऑफ्टन बी डिवेल्प फॉर ईच यूनिट टेस्ट, या तो ड्राइवर या फिर स्टब सॉफ्टवेयर जो है हम लोग उसको ज़रूर डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द यूनिट टेस्टिंग। मतलब इसका जो ड्राइवर क्या होता है, बेसिकली मेन प्रोग्राम को हम लोग ड्राइवर कह सकते हैं। और जो स्टब है, स्टब आप बेसिकली यहाँ पे क्या है कि दिस इज द पीस ऑफ द कोड जो कि हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग जो है जो प्रोग्रामिंग है उसमें आप कह सकते हो, स्टब को आप कह सकते हो एज अ मॉकअप, मतलब एज अ हम लोग पीस ऑफ कोड, जस्ट आप लोग ऐसे ही उसको यूनिट टेस्ट करने के लिए जो है वो पीस ऑफ कोड इसके अंदर ऐड कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि पीस ऑफ कोड यूज टू स्टैंड इन फॉर सम अदर प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी सच एज रिमोट मशीन, मॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया, और ये टेम्परेरी होता है। आर बी ए टेम्परेरी सब्सटीट्यूट फॉर द ये टू बी डिवेल्प्ड कोड।
नेक्स्ट अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि प्रोसीजर क्या है यूनिट टेस्टिंग का। हम लोग जो प्रोसीजर देख रहे हैं कि सबसे पहले हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं या आफ्टर कंस्ट्रक्शन करते हैं। देन हमें क्या करना होता है कि जब हम लोग यूनिट टेस्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हम लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ मैच करते हैं। एंड देन थर्ड स्टेप में क्या आता है कि हम लोग जो है वो स्टब जो है उसको बनाते हैं या फिर ड्राइवर को हम लोगों ने क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे वो हमें प्रोसीजर बता रहा है। ये क्या है, हमारे पास टेस्ट केसेस है, ठीक है, ये इंटरफेस है, लोकल डाटा स्ट्रक्चर्स, बाउंड्री कंडीशन, ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। और ये क्या है, दिस इज अ ड्राइवर। ड्राइवर से हम लोग स्टार्ट करें। ड्राइवर हमारे पास क्या होता है कि ये नथिंग मोर देन अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद हम लोग किस चीज़ को टेस्ट करते हैं, मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं। एंड देन ये क्या है हमारे पास, स्टब। स्टब हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि पीस ऑफ कोड है ये, जो हम लोग खुद से ही कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये, और स्टब को जो है आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो किसी भी और पीस ऑफ कोड के साथ। मतलब यहाँ पे जब आप मॉड्यूल्स को टेस्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे देखिए ये स्टब आ रहे हैं, दो स्टब। आप ये, आपने कोई भी पीस ऑफ कोड यहाँ पे रखे उसको आप टेस्ट कर रहे हो, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो किसी और पीस ऑफ कोड के साथ। और यहाँ पे देन आपको वो क्या शो कर देगा, ड्राइवर रिजल्ट शो कर देगा। तो ये था यूनिट टेस्ट का प्रोसीजर, उसकी डायग्राम हम लोगों ने देखी। एंड देन उसके बाद क्या बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप्स के बारे में ऊपर, कि स्टेप्स को हम लोग जो है रिप्लेस करने के लिए, मॉड्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद क्या है कि स्टेप को आप डमी सब प्रोग्राम्स भी बोल सकते हो। जैसे मैंने मॉक्स के बारे में बताया ना कि पीस ऑफ कोड, जस्ट आप एज अ मॉकअप उसको यूज़ कर रहे हो, जस्ट एज अ पीस ऑफ कोड उसको आप यूज़ कर रहे हो। देन उसके बाद वो बात कर रहा है कि ड्राइवर्स और स्टेप्स की बात कर रहा है कि हम लोग क्यों रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द टेस्टिंग। ड्राइवर्स एंड स्टेप्स को फॉर टेस्टिंग हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द टेस्टिंग ही हम लोग कर रहे होते हैं ना। और जब हम लोग इसको डिलीवर नहीं करते, हम लोग इसको डिलीवर नहीं करते जब हम लोग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग अपने लिए, हम लोग एक जस्ट पीस ऑफ कोड जो है उसको हम लोग जनरेट करते हैं। एंड देन उसके बाद वो बात कर रहा है कि यूनिट टेस्टिंग जो है ना वो सिंपली होती है, सिंपल होती है कि जब आपका कंपोनेंट जो है, जब आप उसे डिज़ाइन करते हो तो आप उसे विद हाई कोहेजन उसको जो है डिज़ाइन करते हो। अच्छा, अब हाई कोहेजन क्या होता है कि ये दो टर्म्स हैं, एक होती है कोहेजन और एक होती है कपलिंग। कोहेजन मीन्स कि इसमें ये होता है कि ये, इसमें जो कंपोनेंट होता है ना वो हमारा दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। और कपलिंग क्या होता है, कपलिंग मीन्स के जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो क्या बात करें कि आपकी जो यूनिट टेस्टिंग है ना वो सिंपली हो जाती है जब आप किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हो विद हाई कोहेजन। उसमें ये होता है कि आपका कंपोनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, और आप जब एक चीज इंडिपेंडेंट होगी, एक चीज आपको सिंगल मिल रही है, उसको टेस्ट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू आपके पास 2 से 3 कंपोनेंट्स आपस में क्या है, इंटीग्रेट है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके टेस्ट केसेस भी वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। आप एरर्स को भी इजीली जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और इजीली जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यूनिट टेस्ट प्रोसीजर में मैंने आपको एक तो डायग्राम के बारे में बताया और स्टेप्स के बारे में बताया कि स्टेप्स क्या होते हैं। हमारे पास पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मॉड्यूल्स के साथ, और इसको हम लोग डिलीवर नहीं करते फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ। और यूनिट टेस्टिंग जो है वो हमारी सिंपल हो जाती है जब भी हम लोग जो है डिजाइन करते हैं अपने कंपोनेंट को विधाए कोहेजन। तो ये थी हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन जब हम लोग यूनिट टेस्ट करते हैं ना, अब हम लोगों ने हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली तो टेस्ट कर लिया, अब हम लोग मूव करें इंटीग्रेशन टेस्टिंग की तरफ। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है इंटीग्रेट करके हम लोग कंपोनेंट्स को जब इंटीग्रेट करते हैं ना, मॉड्यूल्स को हम लोग आपस में इंटीग्रेट करते हैं, जब हम लोग उसको टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली होता क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज के जैसे अब हम लोगों ने तो हर कंपोनेंट को वो सेपरेटली हम लोग ने टेस्ट कर लिया, जब उनको सेपरेटली हम लोग ने टेस्ट कर लिया तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम लोग इसको कर क्यों रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, मे बी जब हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसकी इंटरफेसिंग में भी प्रॉब्लम आ रही हो, उसके इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रही हो, जहाँ पे हम लोग उसके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डाटा है वो लॉस हो सकता है। मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि मतलब जब आप इंटीग्रेट करो तो मे बी उसमें जो डाटा है वो लॉस हो चुका हो, या फिर उसका कोई इफेक्ट हो, मतलब इफेक्ट पड़ रहा हो अदर कंपोनेंट पे। सब फंक्शंस को हम लोग टेस्ट करने के लिए, मतलब एक फंक्शन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं,
तो जब उनको कंबाइन किया जाता है तो मे बी वो फंक्शन जो है, वो जो सब फंक्शंस है वो वाला रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे हो जो हम लोग चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और इसमें हम लोग ग्लोबल जो डाटा स्ट्रक्चर है उनको वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं करे उसको टेस्ट करने के लिए हम, मतलब उनको चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, और अनएक्सेप्टेबल लेवल्स को हम लोग जो है वो उसको टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन ये है कि जब हम लोगों ने यूनिट टेस्टिंग कर ली, जब हम लोगों ने एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली टेस्ट कर लिया, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की क्यों जरूरत पड़ी है? तो वो इसलिए पड़ती है ताकि जब हम लोग उसको कंबाइन करते हैं तब कोई प्रॉब्लम ना करोगी हो, तब कोई एरर ना आ गया हो, तब कुछ उसमें इंटरफेसिंग में प्रॉब्लम ना आ गई हो। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो कंपोनेंट्स को कंबाइन करके की जाती है। एंड देन उसके बाद बताते हैं ये यहाँ पे वो बात करें कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली क्या है, कि ये हमारे पास एक सिस्टमैटिक टेक्निक है। ठीक है, सिस्टमेटिक टेक्निक है जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर की जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसके लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और एरर्स को रिमूव करने के, ऑब्वियसली हम लोग कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको क्यों यूज़ करें, एरर को रिमूव करने के लिए यूज़ करें। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग जो प्रोग्राम को बिल्ड कर रहे हैं ना, उसको हम लोग देख सकें हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो ये बात करें कि मतलब हमारा मतलब उसमें कोई जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तब उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो आप उसका ऑब्जेक्टिव ये भी बता सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे एक वो बात करें बिग बैंग अप्रोच की इस पैराग्राफ में। बिग बैंग अप्रोच ये कौन सी अप्रोच होती है? बेसिकली ये होता क्या है कि इसमें हम लोग जो है ना, एक दफा सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है। बिग बैंग, आपको बिग बैंग से ही समझ, मतलब बिग बैंग से ही आपने याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स को एक ही दफा जब कंबाइन कर रहे हैं, एक दफा कंबाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और उसको टेस्ट करना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वैसे ये होता है कि हम लोग दो कंपोनेंट्स को कंबाइन करके टेस्ट करते हैं, देन दो को एंड देन आपस में उनको, जब हम लोग उन दो को कर लेते हैं, फिर हम लोग उन नेक्स्ट टू के साथ उसको कंबाइन करके टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बिग बैंग में क्या होता है कि हम लोग एट अ सेम टाइम सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, और हम लोग सिस्टम को क्या बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब हमारा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो जो हम लोग एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें उसको ठीक करने में, हमारा ठीक करने के लिए डिफिकल्टीज तो आएंगी। तो उससे क्या होगा कि डिफिकल्टीज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। उनको मतलब उनको ठीक करने में एक तो टाइम टेकिंग होगा, और हमारे लिए ही डिफिकल्टी होगी कि जब हमें उसमें कुछ करेक्शंस करनी होंगी। देन यहाँ पे वो बात करें इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन की, और बिग बैंग अप्रोच की। इन दोनों को ना वो कंबाइन करके बात करें, मतलब इन दोनों की बात करें। अच्छा, अब इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन क्या होगी? हमने पढ़ा हुआ है इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इंक्रीमेंटल मॉडल में, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करें, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टाइम टू टाइम कस्टमर जो है वो हमें न्यू फंक्शनैलिटी के बारे में बोलेगा कि ये आपने ऐड करनी है। तो वो क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि लेट्स सपोज जैसे हमारे पास एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में पहले मैसेजिंग का तो ऑप्शन था, कॉल का ऑप्शन नहीं था। जब कॉल का ऑप्शन ऐड किया तो क्या हुआ कि एक न्यू फंक्शनैलिटी आ गई। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल। पहले मैसेज था, फिर बाद में कॉल आ गई। अब इन दोनों का तो ऑप्शन है लेकिन स्टेटस का नहीं था। तो जब स्टेटस का ऑप्शन ऐड किया तो ये क्या है, न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होगी। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब हम लोग दो कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट जो है किसी कंपोनेंट को ऐड करके हम लोग इंटीग्रेट करके उसको टेस्ट करें, तो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन। तो इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन जो है वो ऑपोजिट है किससे, बिग बैंग अप्रोच से। क्योंकि बिग बैंग में तो ये हो रहा है ना, हम लोग एट द सेम टाइम सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके तो उसको टेस्ट करें, लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या हो रहा है कि हम लोग टाइम टू टाइम जो है हर कंपोनेंट को ऐड करके, जब हमें ज़रूरत फील होती है तो हम लोग उसको ऐड करके हम लोग क्या करते हैं कि उसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, जो इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन है, जैसे हम लोग ने बिग बैंग को देखा कि बिग बैंग जो है उसमें एरर्स को फाइंड आउट करना एक तो मुश्किल है, फिर उनको करेक्ट करना भी मुश्किल है, और टाइम टेकिंग भी है। अब इंक्रीमेंटल में क्या है कि ये जो है इसमें जब हम लोग टेस्ट करते हैं
तो ये तो एक तो ईजी है हमारे लिए फाइंड आउट करना भी और उसको करेक्ट करना भी, और हम लोग जो है टेस्टिंग को जो है वो कम्प्लीटली भी कर सकते हैं और इसमें सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। ये था इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन और बिग बैंग अप्रोच। ओके, तो अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एडवाइस की तरफ आ जाते हैं कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बिग बैंग अप्रोच जो है टू इंटीग्रेशन इज अ लेजी स्ट्रैटेजी। कि मतलब ये क्या है, जो बिग बैंग अप्रोच है ना वो क्या है, लेजी स्ट्रैटेजी है और हम लोग इसमें फेलियर की तरफ भी मूव करने के चांसेस होते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसकी तरफ मूव करें, इंक्रीमेंटल की तरफ। तो हम लोगों ने इसमें दो टाइप की टेस्टिंग देखी, एक तो इंक्रीमेंटल और एक हम लोग ने देखी बिग बैंग। और इंक्रीमेंटल जो है उसके एडवांटेजेस हैं और बिग बैंग के डिसएडवांटेजेस हैं। देन वो इधर एडवाइस कर रहे हैं कि व्हेन यू डेवलप अ प्रोजेक्ट स्केड्यूल यू विल हैव टू कंसीडर द मैनर इन व्हिच इंटीग्रेशन विल ऑकर सो दैट कंपोनेंट्स विल बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टॉप डाउन इंटीग्रेशन और उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास दो टाइप्स आ रही हैं इसकी, बॉटम अप इंटीग्रेशन। वो हम लोग नीचे जाके मैं आपको बताऊंगी कि वो बॉटम अप क्या है। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। अब हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स टॉप टू डाउन, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। और ये क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच है, मींस कि साथ के साथ हम लोग क्या है कि हर कंपोनेंट को टॉप पे कंपोनेंट होगा, देन उसके बाद उससे डाउन हम लोग एक कंपोनेंट ऐड करेंगे, मतलब लाइक अ ट्री। जैसे मेन ब्रांच होती है उसके बाद उसकी लोअर ब्रांचेस होती है ना, सेम लाइक दिस यहाँ पे हमारे पास पहले मेजर मॉड्यूल आ जाएगा, मेन मॉड्यूल आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास उसके लोअर मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो ये क्या है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे यहाँ पे बात करें, मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड बाय मूविंग डाउनवर्ड थ्रू द कंट्रोल हायरार्की बिगिनिंग विद द मेन कंट्रोल मॉड्यूल। मैं नीचे आपको दिखाऊंगी भी, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, दिस इज अ टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इस डायग्राम को मैं आपको समझाती हूँ कि इस डायग्राम में वो बात क्या करें। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज द मेन पार्ट, ये मेन मॉड्यूल है। मेन मॉड्यूल है ना, ये आप समझ लें लाइक अ ट्री, ये एक ट्री है, ठीक है। इसकी मेन ब्रांच है, ये इसकी लोअर ब्रांचेस हैं, फिर इसकी दो ब्रांचेस और निकल गई, फिर इसकी एक और ब्रांच निकल गई। अब M1 की ये वाली ब्रांच निकली, फिर इसकी एक और आगे फर्दर ये वाली ब्रांच निकली। ओके, अच्छा होता क्या है कि जो टॉप डाउन इंटीग्रेशन है ना, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट हम लोग किस चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, मेजर पार्ट को। और मेजर पार्ट जो है ना वो हमारा ये M1 M2 एंड M5। पहले हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, मैंने जैसा आपको बताया इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम लोग कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या करना है, M1 M2 M5, because these three are our major modules। M1 से भी निकल रहे हैं, देन उसके बाद M2 से निकल रही है और फिर उसके बाद M5 से निकल रही है, ठीक है। अब देखें, अच्छा हम लोगों ने इनको क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि मेजर मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद हम लोग किसको इंटीग्रेट करेंगे, M2 और M6 को, क्योंकि M2 से क्या निकल रहा है, M6 निकल रहा है। फिर हम लोगों ने किसको इंटीग्रेट करना है, M2 को M3 के साथ इंटीग्रेट करना है और M3 को M4 के साथ। फिर थर्ड स्टेप जो होगा ये हमारा इस तरह से होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड देन इसको टेस्ट करेंगे, M2 M3 एंड M4। इसी तरह सो ऑन हम लोग चलेंगे, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे M5 और M6 को और इसी तरह M6 से M7 को। तो पहला स्टेप क्या हुआ, M1 M2 M5, देन हम लोग सेकंड पे करेंगे M2 एंड M6 को, थर्ड पे हम लोग करेंगे M2 M3 M4 और फिर उसके बाद M5 और M6 को एंड देन लास्ट में हम लोग करेंगे M6 और M7 को। अगर ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाता तो हम लोग किसकी तरफ मूव कर जाते हैं, M7 to M8। तो ये जो सारी इसने वर्किंग बताई है ना, वो इसने इधर इस पैराग्राफ में बताई है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन, हम लोग इसका नेम देते हैं कि डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन। हम लोग टॉप से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं, बॉटम तक चले जाते हैं। जो मैंने आपको सारी स्टोरी समझाई है ना, वो सारी उसने यहाँ पे बात की हुई है, ठीक है। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, वैसे अगर आपने मुझे सुन लिया तो आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें 5 स्टेप्स बता रहा है कि क्या होता है कि इसके जो 5 स्टेप्स हैं, जैसे मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए ना कि अब ये बता रहा है कि जब फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, थर्ड स्टेप में हम लोग क्यों कर रहे होते हैं, फोर्थ में, फिफ्थ में। अच्छा, अब ये फिफ्थ 5 स्टेप्स जो है उनको डिफाइन करेगा।
पहले में हमारे पास वो क्या बात कर रहे हैं कि पहले में हमारा क्या होता है कि हम लोग जो है जो मेन जो मॉड्यूल है ना उसको हम लोग एज अ टेस्ट ड्राइवर यूज़ कर रहे होते हैं या फिर एज अ स्टब यूज़ कर रहे होते हैं। और टेस्ट ड्राइवर क्या होता है कि मेन फंक्शन, और स्टब क्या होता है पीस ऑफ कोड, मतलब जो मेजर मॉड्यूल है, मतलब उसको एज अ स्टब या एज अ ड्राइवर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इंटीग्रेशन अप्रोच पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है या कौन सी अप्रोच आप जो है वो उसको यूज़ कर रहे हो, आप डेप्थ को यूज़ कर रहे हो या ब्रेथ फर्स्ट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने डेप्थ क्या थी जो हम लोगों ने ऊपर, जैसे मैंने आपको उसको डिफाइन किया। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है कि हम लोग टेस्ट को किस तरह से कंडक्ट कराते हैं एज ईच कंपोनेंट। हम लोग जो है हर कंपोनेंट को क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टेप वाइज बताया कि पहले में हम लोगों ने ये वाले दो को इंटीग्रेट करना है, देन सेकंड में ये वाले दो, देन थर्ड में ये, और देन फोर्थ में ये। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जब आप एक दफ़ा कंप्लीशन कर लेते हो तो आप क्या करते हो कि आप एक और स्टेप, मतलब आप लोग ने जब एक दफ़ा सबको टेस्ट आउट कर लिया ना, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप स्टब को रिप्लेस भी कर सकते हो विद द रियल कंपोनेंट। एंड देन आप क्या करते हो, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग भी आप लोग कंडक्ट करा सकते हो। रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों कंडक्ट कराते हो, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ और फिर बताऊँगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग होता क्या है। रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली पता है क्या होता है कि देखिए, जैसे यहाँ पे उसने बात की ना कि जब आपने एक दफ़ा कंप्लीट कर लिया टेस्ट को तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टब को रिप्लेस कर सकते हो विद द रियल कंपोनेंट। तो होता क्या है कि जब हम लोग न्यू रिप्लेसमेंट करते हैं, जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं री रन करके, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल को, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हम लोगों ने पहले डिवेल्प किया था और जो हम लोगों ने अब डिवेल्प किया था उसको टेस्ट करते हैं कि वो स्टिल जो है वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उसमें जब हम लोगों ने चेंजिंग्स लाई तो क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे स्टब को रिप्लेस किया रियल कंपोनेंट्स के साथ, तो क्या जैसे वो पहले हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा था क्या वो वैसे ही उसी तरह ही उसकी परफॉर्मेंस है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें अब कुछ चेंजिंग्स आ गई हो या फिर उसमें कोई एरर आ गया हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो। तो रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग इसलिए कंडक्ट कराते हैं। और वो कह रहे हैं कि रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं ताकि हम लोग एरर्स को फाइंड आउट कर सकें जो कि पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराए थे। तो ये हमारे पास क्या थे, 5 स्टेप्स थे टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग के। अभी ये आगे भी इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये ओके। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उसका काम बता रहा है कि रिग्रेशन टॉप डाउन इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी जो है वो क्या करती है, वेरीफाई करती है। किस चीज़ को वेरीफाई कर रही होती है, ये एक तो वेरीफाई करती है मेजर कंट्रोल को, और जो डिसीजन पॉइंट्स होते हैं ना, जो हम लोग ने डिसीजन लिए होते हैं बिफोर द टेस्ट प्रोसेस, उन चीज़ों को ये क्या कर रही होती है, वेरीफाई कर रही होती है। और हम लोग जो डिसीजन मेकिंग है ना वो कहाँ पे अक्कर होती है, ये अपर लेवल पे, जो हायरार्की का, जब वहाँ पे मेजर मॉड्यूल नहीं स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे जो है डिसीजन हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं। और इसको हम लोग फर्स्टली जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जी ठीक है। देन उसके बाद हमें बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि जो टॉप डाउन स्ट्रेटेजी है वो अनकॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो टॉप डाउन स्ट्रेटजी है ये क्या है कि अनकॉम्प्लिकेटेड होती है, और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम इसमें हम लोग जो है वो देख सकते हैं। ये बात करें कि हम लोग इसमें वो राइज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद कह रहे हैं कि वो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अगर इसमें आ रही हैं लो लेवल पे, तो हम लोग जो है उसको अपर लेवल पे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम लोग स्टेप्स को रिप्लेस कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट में। और हम लोग जो है जो टेस्टर है वो 3 चॉइसेस होती हैं उसके पास, 3 चॉइसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये 3 चॉइसेस हमें दे रहा है कि आप क्या कर सकते हो। आप डिले कर सकते हो कि जब तक आप जो है वो स्टब को रिप्लेस नहीं करें एक्चुअल मॉड्यूल के साथ। पहले में ये बात कर रहे हैं डिले की, आप क्या कर सकते हो, डिले कर सकते हो। देन सेकंड में वो बात कर रहा है डेवलप कर सकते हो स्टब्स को। आप स्टब्स को डेवलप कर सकते हो कि जो कि लिमिटेड फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करें। एंड देन आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ये आपके पास 3 चॉइसेस, आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर को फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हायरार्की टू अपवर्ड, मतलब बॉटम से स्टार्ट होके अपवर्ड तक। तो ये थी हमारे पास टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें हम लोग ने देखा टॉप से हम लोग जो है बॉटम की तरफ मूव कर रहे होते हैं, हम लोग ब्रांचेस को ऐड कर रहे होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास
बॉटम अप इंटीग्रेशन। ओके, बॉटम अप इंटीग्रेशन क्या होती है? अपोजिट टू द टॉप डाउन इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग आ रहे थे ऊपर से नीचे। अब इसमें क्या होगा, हम लोग किस में जाएंगे, नीचे से ऊपर चले जाएंगे। ये देखें, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कंस्ट्रक्शन से। देन हम लोग टेस्ट करते जाते हैं हर मॉड्यूल को एटॉमिकली, मतलब हम लोग सिंगल कंपोनेंट को जो है वो क्या करते जाते हैं, इसको टेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ना 5 स्टेप्स बता रहे हैं। अब इसको जैसे ऊपर हम लोगों ने उसके टॉप डाउन के देखे थे ना, इसी तरह अब हमें बॉटम अप का बता रहे हैं कि इसमें भी जो है वो हम लोग 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, 5 स्टेप्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहला स्टेप तो क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं इनटू क्लस्टर। हम लोग जो लो लेवल कंपोनेंट्स होते हैं ना, मैं आगे आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी कि उसमें क्या बात कर रहा है, उसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं क्लस्टर्स में। देन उसके बाद वो बात कर रहा है ड्राइवर की। ये देखिए, ड्राइवर कौन होता है, मेन मॉड्यूल, जो हम लोग बिल्कुल टॉप पे होता है। उस वो क्या करता है कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं टेस्ट केसेस के साथ, टेस्ट केस इनपुट एंड आउटपुट के साथ। देन हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टर को टेस्ट करते हैं। मतलब हम लोग पहले जो है कंबाइन करें क्लस्टर्स में, देन वो ड्राइवर की बात करें, देन उस क्लस्टर को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और देन उसके बाद वो बात करें कि हम लोग ड्राइवर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और क्लस्टर को कंबाइन कर देते हैं इनटू अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो ये उसने 4 स्टेप्स बताए, जिसमें हम लोग पहले में कंबाइन करें, दूसरे में ड्राइवर की बात करें, तीसरे में उस क्लस्टर को टेस्ट करें, और फिर चौथे में क्या हुआ, उस ड्राइवर को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब आगे ना नेक्स्ट ये हमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी करेगा। ये जो सारी स्टोरी आपको इस पैराग्राफ में नज़र आ रही है ना, ये मैं आपको आगे वैसे ही समझा देती हूँ थ्रू डायग्राम, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और अगर आप लोग मुझे सुन लोगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। तो ये है हमारे पास टॉप डाउन बॉटम अप इंटीग्रेशन। अच्छा, इसकी वर्किंग अब कैसे हो रही है, पहला स्टेप क्या है, ये आपको नजर आ रहे हैं क्लस्टर्स। पहले इसको हम लोग ने क्या किया, क्लस्टर्स में डिवाइड करिए। दिस इज द फर्स्ट क्लस्टर, दिस इज द सेकंड क्लस्टर एंड दिस इज द थर्ड क्लस्टर। ओके, अब इसकी जो वर्किंग है ना वो ये है कि D1, ये D1 है, और D2 को रिमूव करना है, तो क्या बनाओगे आप, MA को किसके साथ इसे रिप्लेस कर दोगे, MA के साथ। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। देन पहले स्टेप में तो हम लोगों ने क्लस्टर्स को वो बना लिया ना, क्लस्टर्स को कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना, ये क्लस्टर्स को किस तरह से हम लोगों ने कंबाइन किया, देखें, ये इसके साथ इंटीग्रेट कर रहा है, और ये दोनों जो है फिर इनके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये ऐसे ही इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये दोनों इसके साथ, और ये फिर इसके साथ। पहले में हम लोगों ने, पहला स्टेप ये था कि हम लोगों ने क्लस्टर्स को कंबाइन करना है। सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, D1 और D2 को हम लोगों ने रिमूव कर दिया और रिप्लेस किसके साथ कर दिया, MA के साथ। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये D3 नज़र आ रहा है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे, किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, MB के साथ। ये हो गया थर्ड स्टेप। और फोर्थ में क्या होगा, MA और MB को आपस में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, किसके साथ, MC के साथ। तो ये क्या थी, बॉटम अप इंटीग्रेशन। पहले क्लस्टर्स को डिफाइन किया, क्लस्टर्स कंबाइन किए, देन D1 D2 को रिप्लेस किया किसके साथ, MA के साथ, फिर D3 को रिप्लेस किया MP के साथ, और फिर MA और MB दोनों को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, MC के साथ। मतलब इन ड्राइवर्स को ही उसने ख़त्म कर दिया, ये जो मीन थे ना उसको ख़त्म करके MC एक मेजर प्रोग्राम ये है। सो ये थी हमारे पास। इसके बाद वो बात कर रहा है कि जैसे जैसे इंटीग्रेशन मूव करती है अपवर्ड, तो इसमें क्या होता है कि जो टेस्ट ड्राइवर्स है ना, उनकी ज़रूरत जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, बस इसमें आप लोगों ने ये वाली लाइन देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिग्रेशन टेस्टिंग। अब रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने इसका पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया, पहले भी मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि हमारे जब हम लोग कोई न्यू मॉड्यूल ऐड करते हैं, तो हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या पहले में कोई एरर तो नहीं अकर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। चलिए आज का लेक्चर हम लोग इसको यहाँ तक ही रखते हैं, और हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या देखा। बाकी की टेस्ट स्ट्रेटजीज जो हैं, जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और इंशाल्लाह तब हमारा चैप्टर भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जल्दी से एक इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, क्या पढ़ा। तो हम लोग ने देखा था टेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर को।
कि हमारे पास तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, या तो हम लोग उसको फुली कंस्ट्रक्ट कर लें या फिर हम लोग डेली बेसिस पे कंस्ट्रक्ट मतलब उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग वेरिफिकेशन की तरफ हमारा फोकस होता है मेजर, और हम लोग हर जो यूनिट है उसको हम लोग इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे होते हैं। देन इसके बाद वो बात कर रहा है, यहाँ पे उसने हमें डायग्राम के थ्रू यूनिट टेस्ट को एक्सप्लेन किया। इसमें हम लोग एरर्स को अनकवर कर रहे होते हैं, और उसने बताया कि हमारा मेजर फोकस किस पे होता है, प्रोग्रामिंग पे होता है। यूनिट टेस्ट कंसंट्रेशन, जिसमें उसने डिफरेंट स्टेप्स बताए कि हम लोग जो है किस चीज़ को इंश्योर करते हैं। एरर हैंडलिंग पाथ्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी, और दो टेस्टिंग के बारे में बताया था उसने, सिलेक्टिव टेस्टिंग और बाउंड्री टेस्टिंग के बारे में। सिलेक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है और बाउंड्री टेस्टिंग में जितने हम लोगों ने एंटी बगिंग की वो डेफिनेशन देखी थी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं जब भी कोई एरर अकर होता है। देन हम लोगों ने देखा कि यूनिट टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने ये डायग्राम को समझा था ये क्या है। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, और उसमें मैंने आपको दो अप्रोचेस बताए थे, टॉप डाउन इंटीग्रेशन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। I hope you have understood all the concept, but if you people have still any query, you can ask me from WhatsApp. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।